Dear student, myself from Vidyasagar coaching classes, Vardha. And from today, we are going to start with the first topic of science 2, that is heredity and evolution. Now, what we have to study in this topic, that is heredity and evolution. पहला हमें देखना है what is heredity and hereditary changes. Then what is evolution. Okay, what is heredity? Heredity का मतलब होता है when the character from one generation is transferred to the another generation, then that is called a heredity. For example, grandfathers के जो features है that are transferred to the father, fathers to son and son to his son, then such transfer of character from one generation to another, that is called a heredity. और अगर इसमें कोई changes है, okay, that we will discuss later on, अगर इसमें कोई changes है, then that changes are called a hereditary changes. नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है that is evolution. evolution में हमें क्या पढ़ना है? तो evolution में हमें ये देखना है कि कैसे ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आए और उसका मॉडिफिकेशन हुआ. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं जिराफ का जो नेक था वो पहले छोटा था और फिर वो बढ़ते बढ़ते अभी जो करंट में जिराफ है उनके नेक का हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. सो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. जैसे ह्यूमन बीइंग में हम देखें, it was discussed that human beings are derived from the apes. They are evolved from the apes. So first human being was seen like a ape और फिर ape में modification हुए and that modification which requires a millions of years, वो modification के बाद में आज का human being दिखाई देता है. So this process which is occurring, that is called a evolution. Okay, ये हमें स्टडी करना है. देन नेक्स्ट इज डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है कि जो एटमॉस्फियर है, जो कुदरत है, वो टाइम टू टाइम चेंजेस लाता है. चेंजेस इन द टेम्परेचर, चेंजेस इन द क्लाइमेटिक कंडीशन, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल. कभी सूखा पड़ता है तो कभी फ्लडेड कंडीशन रहता है तो कभी अर्थक्वेक आता है. दीज आर ऑल द चेंजेस विच इज़ मेड बाय द नेचर. और ये चेंजेस के बावजूद अगर कोई ऑर्गेनिज्म वहाँ पे अपने आप को डेवलप करता है, स्ट्रगल करके रहता है, दैन दैट इज़ कॉल्ड अ नेचुरल सिलेक्शन. तो जो स्ट्रगल करके ज़िंदा रहेगा वो उस जो अपने बदलते चेंजेस को एक्सेप्ट करेगा, बदलते हैबिटेट को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, वही ज़िंदा रहेगा. सो ये कंसेप्ट दिया डार्विन ने. सो दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इज़ कॉल्ड अ डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. तो ये भी हमें पढ़ना है. नेक्स्ट इज स्पेसिएशन. व्हाट इज स्पेसिएशन? तो स्पेसिएशन का मतलब होता है कि हाउ द डेवलपमेंट ऑफ स्पीसीज अकर. जैसे एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है और वहाँ से उस ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेस आए जिसको हमने कहा वेरिएशन. वो वेरिएशन आते गए और वो वेरिएशन आते आते इतना बदल गया कि अब वो ऑर्गेनिज्म अपने जो स्पीसीज़ है उससे अलग दिखने लगा और फिर आगे चल के उसने एक नया स्पीसीज फॉर्म कर दिया. सो सच टाइप ऑफ फिनोमिना इज कॉल्ड अ स्पेसिएशन. नेक्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन. नाउ हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में प्रोटीन बनता है और प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस है दैट इज़ रिलेटेड टू दिस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. और फिर आता है ट्रांसलोकेशन. जो प्रोटीन बन चुका है
उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना. ओके. नेक्स्ट इज एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन. तो जैसे हम कह रहे हैं कि इवोल्यूशन हुआ, पर उसके लिए प्रूफ लगेंगे कि कैसे इवोल्यूशन हुआ, तो उसके जो प्रूफ है दैट इज कॉल्ड द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन. नेक्स्ट इज लेमार्किज्म. लेमार्किज्म का मतलब होता है द कंसेप्ट इज गिवन बाय द लेमार्क, द साइंटिस्ट लेमार्क. उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए जिसमें उन्होंने ये बताया कि कैसे इवोल्यूशन हुआ. सो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड अ लेमार्किज्म. एंड लास्टली वी हैव टू स्टडी अबाउट द ह्यूमन इवोल्यूशन. जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया कि ह्यूमन इज इवॉल्व फ्रॉम द एप, तो एप से कैसे टुडेज ह्यूमन बीइंग में कन्वर्शन हुआ, दैट वी हैव टू स्टडी. सो दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन द हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. So here what we have to study: which component of cellular nucleus of living organism carry hereditary character. There are some questions जिसके आंसर आपको देना है. So which component of cellular nucleus of living organism carry hereditary character? Can you answer? So it is DNA. Correct, it is DNA. Okay, तो DNA है वो हेरिडिटी कंपोनेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैरीज हेरिडिटरी कैरेक्टर. दैट दिस यू हैव स्टडीड इन योर 9th स्टैंडर्ड. तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको 9th स्टैंडर्ड का डीएनए के ऊपर बेस्ड जो टॉपिक है वो पढ़ना पड़ेगा. सो व्हाट डू वी कॉल टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी? क्या कहते हैं उसे? ये जो टॉपिक का आपका नाम है दैट इज हेरिडिटी. सो हेरिडिटी मीन्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स दैट मे बी अ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी, दैट इज कॉल्ड अ हेरिडिटी. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज विच आर द कंपोनेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल? टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. किससे बना हुआ डीएनए मॉलिक्यूल? सो डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ nucleotide. Okay, DNA is a long sequence of nucleotide. और ये न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजिनस बेस पेयर, ठीक है, प्लस शुगर दैट इज अ डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फेट. जब ये तीनों चीज़ें जुड़ी हुई है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड. ओके, और जब ये सिर्फ दो चीज़ें जुड़ी हुई है दैट इज़ अ शुगर एंड न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, तब उसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड. सो डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड. डीएनए को कहते हैं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, तो डीएनए किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से. न्यूक्लियोटाइड किससे बने हुए हैं? तो नाइट्रोजिनस बेस पेयर. डीएनए में कौन से नाइट्रोजिनस बेस पेयर प्रेजेंट है? तो डीएनए में 4 नाइट्रोजिनस बेस पेयर प्रेजेंट है. टेल मी. फर्स्ट इज एडेनिन, देन ग्वानिन, देन साइटोसिन, एंड फोर्थ वन इज करेक्ट, दैट इज अ थायमिन. ओके, सो दिस 4 नाइट्रोजिनस बेस पेयर इज प्रेजेंट इन द डीएनए मॉलिक्यूल विच फॉर्म्स द नाइट्रोजिनस बेस पेयर प्लस शुगर मोइटी. शुगर मोइटी कौन सी है? दैट इज़ अ डीऑक्सीराइबोज शुगर मोइटी. राइबोज शुगर के सेकेंड पोजीशन में ऑक्सीजन OH ग्रुप जो है वो नहीं है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड अ डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस फॉस्फेट मोइटी. ओके, सो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. सो ये आपके बुक का फोटोग्राफ है जिसमें हम हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस एंड देन वी विल सी द एग्जाम्पल. तो पहले इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं. सो हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस. You know that heredity is the transfer of biological character. अभी हमने
दूसरे टर्म्स में जब डेफिनेशन देखी थी तब हमने क्या देखा था, इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर, और दोनों को मिला के अगर हम बात करेंगे दैट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर दैट इज़ फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन वाया जीन। ठीक है, व्हाट इज़ जीन? जीन इज़ अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जीन क्या है? ये डीएनए के ऊपर में एक छोटा सेगमेंट है जिसके ऊपर में प्रोटीन का कोड दिया है, दैट इज कॉल्ड अ जीन। जोहान ग्रिगोर मेंडल इज अ पायनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स। जोहान ग्रिगोर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है क्योंकि पहला जेनेटिक्स का स्टडी जॉर्ज मेंडल ने किया था। ओके, ही हैज़ डन हिज स्टडी, उन्होंने उस समय ये स्टडी की थी जब माइक्रोस्कोप में यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप भी नहीं हुआ था और लोगों को डीएनए के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था। ओके, डीएनए तो जाने दो, जो लोगों को न्यूक्लियस के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, न्यूक्लियस के कंपोनेंट के बारे में जब पता नहीं था तो उस समय जॉन ग्रिगोर मेंडल ने जेनेटिक्स की स्टडी की थी, दैट्स व्हाई ही इज़ कॉल्ड अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल्स ने जो स्टडी किया था दैट इज़ अ प्योरली एक्सपेरिमेंटल वर्क, उन्होंने पूरा फील्ड वर्क किया था एंड फ्रॉम दैट ही हैज़ मेड कंक्लूजन, और वो समय था दैट इज़ 1886। इट टुक्स लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन ऑफ हिज रिसर्च अबाउट हेरिडिटी। Now next is in 1901, the reason behind the sudden changes were understood due to the mutational theory of Hugo de Varis। तो मेंडल्स के स्टडी के बाद नेक्स्ट जो है जिन्होंने स्टडी किया था दैट पर्सन इज ह्यूगो डी वैरिस। देखा जाए तो ये 3 साइंटिस्ट में साथ में काम किया था, ह्यूगो डी वैरिस, वाल्टर एंड सटन। इन्होंने सबसे पहले तो मेंडल्स के स्टडी को फिर से एक्सपेरिमेंटल वर्क में परफॉर्म किया और उसके फाइंडिंग्स नए तरीके से निकाले। सो ये 3 साइंटिस्ट ह्यूगो डी वैरिस, देन वाल्टर एंड सटन, दे हैव स्टडीड द स्टडी ऑफ मेंडल्स, कंक्लूजन ऑफ मेंडल्स। तो उन्होंने ये माना कि मेंडल्स ने जो रिपोर्ट किया दैट वाज करेक्ट। ठीक है, वो करेक्ट है, लेकिन मेंडल्स ने जो वर्क किया था वो गार्डन पी प्लांट पे किया था। तो ये 3 साइंटिस्ट ने गार्डन पी प्लांट के अलावा इन्होंने फ्लाइज पे और ग्रास हॉपर पे भी काम किया। ठीक है, सो दे ऑब्जर्व द पेयर क्रोमोसोम इन द सेल ऑफ ग्रास हॉपर, अंटिल देन इट वॉज नॉट नोन बाय एनीवन। So research started in the direction of finding the nature of genetic material. It was proved that genes are carried via chromosome। तब यहाँ पे कंक्लूजन मिला कि ऐसी जो चीज़ है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रही है, जिसको आज के ज़माने में जीन कहा जाता है, दैट जीन आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। कहाँ प्रेजेंट है वो? क्रोमोसोम में। सो in 1944, scientists Oswald Avery, Macklin McCarthy and Colin McLeod proved that except virus, all living organisms have DNA as a genetic material। तो ओसवाल्ड एवेरी और मैकार्टी और कोलिन मैक्लॉयड, ये 3 साइंटिस्ट ने जब स्टडी किया तो उनका कॉमन ऑब्जर्वेशन ये था कि वायरस को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी ऑर्गेनिज्म में, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके तो एक एलिफेंट तक, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म इनके बीच में आ रहे, एक विशालकाय ऑर्गेनिज्म और एक सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जिसे भी हम लिविंग सिस्टम कंसिडर करते हैं, उन सब में जेनेटिक मटेरियल क्या रहेगा? डीएनए रहेगा। ओके, वाई इट इज़ कॉल्ड एक्सेप्ट वायरस? वायरस छोड़ के, क्या वायरस में डीएनए नहीं होता है? तो यहाँ पे एक जो वायरस इसका एक्सेप्शन है वो इसलिए है क्योंकि कुछ वायरस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और कुछ वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है।
जबकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आरएनए जेनेटिक मटेरियल करके नहीं है, जबकि वायरस में, कुछ वायरस में डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल रहेगा और कुछ में आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल रहेगा. Okay, that's why here it is written that except virus. Now after that, in 1961, French genetics Francois Jacob and Jacques Monod proposed a model for the process of protein synthesis with the help of DNA of the bacterial cell. ये जो दो साइंटिस्ट हैं, फ्रैंकोस जैकब एंड जैक मोनड, इन्होंने एक प्रोटीन सिंथेसिस का मॉडल बताया. मॉडल यानी कैसे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज होता है. हम आगे देखेंगे कि बॉडी में कैसे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है. तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो कोड प्रेजेंट है, वो कोड कहाँ पे मौजूद है, तो वो कोड डीएनए पे प्रेजेंट है. अभी आगे हमें ये देखना है कि ये डीएनए का कोड प्रोटीन में कैसे कन्वर्ट होता है. तो ये डीएनए का कोड जो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, ये एक्सपेरिमेंट किसने दिया हमें, जैकब और मोनड ने. इट हेल्प्स टू अनकवर द जेनेटिक कोड हिडन इन द डीएनए. Thereby, the technique of recombinant DNA technology emerges, which has a vast scope in the field of genetic engineering. अब यहाँ पे दो वर्ड है, जेनेटिक एंड इंजीनियरिंग. जेनेटिक इज रिलेटेड टू द जीन और इंजीनियरिंग का मतलब होता है, इंजीनियरिंग मतलब किसी चीज़ को बनाना. ओके, कोई चीज़ नए तरीके से बनाना, दैट इज़ कॉल्ड इंजीनियरिंग. तो यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है जीन को बनाना. ओके, तो जीन कैसे डेवलप किए जाए. एक्चुअली क्या किया जाता है, एक रिक्वायर्ड जीन को लिया जाता है और वो किसी बैक्टीरिया में डाला जाता है और वहाँ से वो जीन का जिस प्रोटीन के लिए कोड है वो जीन, उस प्रोटीन को उसमें बनाया जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस है. तो जब ये जैकब और मोनड ने ये डीएनए से कैसे प्रोटीन बनता है या जीन से कैसे प्रोटीन बनता है, ये पैरामीटर जब बताया, तो उसके बेसिस पे आज का एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ विच इज़ कॉल्ड अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है. द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज़ यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, prevention of hereditary disorder, production of hybrid variety of animals and plant, and the industrial process in which microorganisms are used. अब यहाँ पे बताया कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कहाँ कहाँ यूज़ होता है. तो डायग्नोसिस मतलब कोई भी डिसीज़ को फाइंड आउट करना. हम देखते हैं कि अगर कोई बीमार है और जब डॉक्टर को ये जानना है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर कुछ टेस्टिंग करवाते हैं. दैट टेस्टिंग, फॉर एग्जांपल मलेरिया है या नहीं कंफर्म करने के लिए टेस्ट करवाया जाता है. टाइफॉइड है या नहीं, उसे टेस्ट करवाया जाता है. ठीक है, जैसे अभी नेक्स्ट कोरोना है या नहीं, उसके लिए टेस्ट कराया जा रहा है. सो दिस ऑल प्रोसेस आर कॉल्ड अ डायग्नोसिस. और ये डायग्नोसिस करने के लिए वो पैथोलॉजी लैब में एक पर्टिकुलर किट्स होते हैं जिसको हम प्रोटीन बेस्ड किट्स कहते हैं, और वो किट से मालूम पड़ता है कि वो डिसीज़ है या नहीं. दिस इज़ कॉल्ड अ डायग्नोसिस. दूसरा है ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट में कुछ प्रोटीन्स दिए जाते हैं, कुछ एंजाइम दिया जाता है. फॉर दैट ऑल्सो दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ रिक्वायर्ड. देन प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर. हम देखते हैं कि कुछ डिसीजेस ऐसे हैं जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, ओके, कलर ब्लाइंडनेस. ये कुछ टाइप के डिसीजेस है जो क्या हो रहे हैं, एक जनरेशन में अगर आ गया तो वो जनरेशन में आगे के जनरेशन में फॉलो होते ही जाएगा. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको कहीं तो भी स्टॉप करना है. तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जो मिसिंग जीन है वो उस ऑर्गेनिज्म में डाले जाते हैं और इस डिसऑर्डर को रोका जाता है. सो दिस type of treatment is called a prevention of hereditary disorder. Then production of hybrid variety of animals and plant. अब hybrid variety of animals और plant बनाने के, hybrid means जब दो अलग अलग पेरेंट्स लिए जाते हैं जिसके जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक अलग है और वहाँ से एक नया ऑफस्प्रिंग जो जनरेट होता है जिसके कैरेक्टरिस्टिक दोनों पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं,
सो सच वेराइटी इज़ कॉल्ड अ हाइब्रिड वेराइटी। तो हाइब्रिड वेराइटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट बनाने के लिए भी हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग हेल्प करता है। देन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज। हम देखते हैं अभी इंडस्ट्री चलती है जिसमें चीज़ बनाया जाता है। एक्चुअल जो चीज़ ट्रेडिशनल मेथड से बनाया जाता है उसमें बहुत टाइम लगता है, बट जो चीज़ इंडस्ट्री में बनाया जाता है इट इज़ फास्टली प्रिपेयर। दिस इज़ बिकॉज हियर द माइक्रोब्स दैट इज़ ईस्ट इज़ यूज। ऐसे कई प्रोसेस है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे इंसुलिन अगर एनिमल से निकाला जाए तो ये ह्यूमन बींग में एलर्जी कॉज करता है, फिर जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं होता है। इसके लिए भी न्यू टेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंसुलिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जैसे एंटीबायोटिक्स, दे आर प्रिपेयर फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक्स यानी कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट में काम करती है, उससे हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो दैट एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो प्रिपेयर फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उसके लिए भी ये जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ होता है। ओके, सो स्टूडेंट, व्हाट इज़ हेरिडिटी? जो हमने देखा, द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड अ हेरिडिटी। ये याद रखना है, हम हमारे पेरेंट्स से एग्जैक्टली सिमिलर भी नहीं है और ना ही हम एग्जैक्टली डिफ़र हैं। हम सिमिलर इसलिए नहीं है क्योंकि हम उनके एग्जैक्ट कॉपी नहीं हैं, और डिसिमिलर इसलिए नहीं है क्योंकि उनके कुछ कैरेक्टर्स हमारे अंदर में आए हुए हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड अ हेरिडिटी। वेरिएशन का मतलब होता है कि अगर ये कैरेक्टर में डिफरेंस आ जाए देन दैट इज़ कॉल्ड अ वेरिएशन। द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर और ट्रेट अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज आर कॉल्ड अ वेरिएशन। ओके, तो ये हमें दिखाई दे रहा है वेरिएशन। यहाँ पे बाकी सारे बीटल्स जो है वो ब्राउन कलर के और एक ग्रीन कलर का आ गया, तो ग्रीन कलर वाला बीटल क्या हो गया? वेरिएशन। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्रेप्स जो है इसमें हमें कलर में चेंजेस मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? वेरिएशन। नेक्स्ट, व्हेन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग shows minor variation due to inaccuracy in DNA copying. This variation are less in asexual reproduction and more in sexual reproduction. तो वेरिएशन हमें मैक्सिमम कहाँ मिलेंगे? वेरिएशन हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे दो पेरेंट्स के जीन आते हैं, जबकि असेक्सुअल में एक ही पेरेंट रिस्पॉन्सिबल है। सो जहाँ पे दो पेरेंट इन्वॉल्व है वहाँ पे हमें वेरिएशन मिलेंगे, और अगर ये ज़्यादा वेरिएशन है तो वो ऑफस्प्रिंग थोड़ा अलग दिखाई देंगे। सम वेरिएशंस आर यूजफुल whereas they helps the organism to adjust in the atmosphere environment, and some वेरिएशन जो है वो हेल्पफुल नहीं है, जिसकी वजह से वो मर भी सकता है। तो ये वेरिएशन कैसे आ रहे हैं ये डिसाइड करेंगे कि वो जीवित रहेगा या नहीं, या वो उस एटमॉस्फेयर को अडेप्ट कर पाएगा या नहीं। Now, rules for inheritance of character. So, character are transferred through gene which is present on the DNA molecule in the chromosome, और chromosome कहाँ present होते हैं? In the nucleus of the cell. So, this inheritance of character is due to fact that both father and mother contribute equal amount of genetic material to the child. So, for each state there are two factors from वन फ्रॉम फादर एंड अनदर वन फ्रॉम मदर। इसका मतलब है जैसे कि आप देखो आइस कलर के लिए एक कैरेक्टर किसके तरफ से आएगा? मदर की तरफ से। एक कैरेक्टर फादर की तरफ से आएगा। दोनों में से जिसका डोमिनेंट होगा वो उभर के आएगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर में ये हम देख रहे हैं दैट इज़ अ DNA। यहाँ हम देख रहे हैं दिस इज़ अ सेल। ठीक है, सेल के अंदर में ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्रोमोसोम में जो DNA है वो बहुत वाउंड अप तरीके से, दिस इज़ अ क्रोमोमियर, और ये है DNA। ओके, तो इन शॉर्ट DNA इज प्रेजेंट इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द सेल।
सो व्हाट इज़ वेरिएशन? वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस इन कैरेक्टर फ्रॉम इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया, जैसे एक पेरेंट से ब्लॉन्ड हेयर आ रहे और दूसरे पेरेंट से ब्लैक हेयर आ रहे हैं और उस पर्सन के ब्राउन हेयर मिल रहे हैं, सो सच टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड अ वेरिएशन। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं दैट इज़ अ ईयर लोब। ये देखो, इस व्यक्ति के ईयर लोब अटैच है जबकि इस व्यक्ति के ईयर लोब फ्री है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं हेज़ल कलर आइज, यहाँ पे ब्लू कलर आइज। सो अगर ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक अलग है देन दैट इज़ कॉल्ड अ वेरिएशन। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये, दैट इज़ फर्स्ट इज द ऑफस्प्रिंग इज़ नेवर अ ट्रू कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट। ऑफस्प्रिंग यानी इन शॉर्ट जो ऑफस्प्रिंग रहेगा वो अपने पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी भी नहीं रहेगा और दूसरी चीज़ वो अपने पेरेंट्स से अलग भी नहीं रहेगा। ठीक है, अब वेरिएशन में हमने कुछ एग्जांपल देखना है, जैसे फ्री एंड अटैच ईयर लोब्स। देन हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग के कॉम्प्लेक्शन कलर अलग होते हैं, किसी का डार्क है, किसी का लाइट है, किसी का डस्की है, किसी का विटिश है, किसी का फेयर है। ओके, ये कॉम्प्लेक्शन हमें किससे मिले? वेरिएशन से ही मिले। डिफरेंट कलर ऑफ आइज, दैट इज़ अगेन विद द वेरिएशन, डिफरेंट कलर, डिफरेंट हाइट, देन डिफरेंट हेयर कलर्स, डिफरेंट हेयर टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोज। तो ये जितने भी पॉइंट्स हमें मिले हैं दैट इज़ ड्यू टू द वेरिएशन। ओके स्टूडेंट, सो आई होप you have understand this. So today we are going to stop here only. So study it hard, remain safe at the home and take care of yourself.